हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। ठीक है, इसके पहले मैंने 12 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लें। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जिनको ज़रूरत है उसको शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग ब्रिक वर्क ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न में यह बोला गया है कि एक बिल्डिंग के ईंट चिनाई के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, कोई बिल्डिंग है, उसका हमें ईंट चिनाई करना है, ईंट का कार्य करना है। ठीक है, तो किस विधि का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ए क्रॉसिंग मेथड, बी मिड सेक्शन मेथड, सी लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड, या डी सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें कौन सा आपका सही होगा, बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मिड सेक्शन मेथड। मिड सेक्शन मेथड का हम उपयोग नहीं करते हैं, किसके लिए, ईंट चिनाई के लिए। ठीक है, किसी बिल्डिंग में ईंट चिनाई करना हो तो हम मिड सेक्शन मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपके तीनों मेथड है इसका उपयोग करते हैं। सेंटर लाइन मेथड का, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड और क्रॉसिंग मेथड, इन तीनों मेथड का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग ब्रिक वर्क बिल्डिंग। ठीक है, तो जिसमें से दो का हम डिटेल लिख कर लाए हैं। ठीक है, एक है आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड ए, और दूसरा है सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड क्या होता है। तो यह मेथड क्या करता है, इस विधि का प्रयोग सरकारी विभागों में आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड है, इस विधि का प्रयोग सरकारी विभागों में आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह ऐसी भवन की मात्रा की गणना के लिए किया जाता है जिसकी आकृति वर्गाकार अथवा आयताकार हो। ठीक है, क्लियर। ऐसी भवन की मात्रा की गणना के लिए किया जाता है जिसकी आकृति आयताकार हो या फिर वर्गाकार हो। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, तो मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग ब्रिक वर्क ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ब्रिक वर्क करना होगा बिल्डिंग का, तो उसके लिए आपका मेथड है लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड। दूसरा एक मेथड है क्या आपका, सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका सेंटर लाइन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, तो देखिए, इस विधि का प्रयोग किसी भी प्रकार की आकृति जैसे वृत्ताकार, आयताकार, षष्ठभुजाकार, अष्टभुजाकार के लिए किया जाता है। ठीक है, इस विधि के लिए प्रयोग के लिए सभी दीवार के नींव स्तर यानी कि फाउंडेशन डिटेल एक समान होना चाहिए। ठीक है, जब इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो जो दीवार होती है उस दीवार का जो फाउंडेशन डिटेल होता है एक समान होना चाहिए, तब हम सेंटर लाइन मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें आपका कौन सा सही होगा। इसमें तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के लिए हम एस्टिमेट करते हैं तो किस मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा इसमें आपका सही था, ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही था, बी मिड सेक्शन मेथड का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि हम क्रॉसिंग मेथड, लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड और सेंटर लाइन मेथड, तीनों मेथड का उपयोग करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे पीडीएफ मिलेगा, और आप लोग पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कैसे मिलेगा। ठीक है, और देखिए, आज भी क्लियर कर दूं, मैं टोटल 51 टेस्ट पेपर कराऊंगा। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने 12 करा दिया है। ठीक है, 51 हम कराएंगे अपने चैनल पर। ये मेरा 13 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और 51 का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा आपको पता है, नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ। हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा और हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, और आपको पे करना होगा 199 रुपीज़। ठीक है, 199 रुपीज़ पे करना होगा, और आपको 51 सेट का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारा नंबर आपको बता दे रहा हूँ क्या है, 7905858807। ठीक है, 7905858807। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप को जो डिटेल चाहिए, जो जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एज पर IS 456/2000 व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या बोल रहा है। IS 456/2000 के अनुसार M30 ग्रेड के कंक्रीट के लिए अधिकतम कर्तन बल है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा आपका। A 3.10 MPa, B 3.50 MPa, C 4 MPa या D 2.80 MPa। बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 3.50 MPa। ठीक है, IS 456/2000 के अनुसार M30 ग्रेड के कंक्रीट के लिए अधिकतम कर्तन बल यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा 3.50 MPa होगा। ठीक है, चलिए इसका और भी है उसको देख लिया जाए टेबल इसका। देखिए IS 456/2000 टेबल 20 के अनुसार M30 ग्रेड की कंक्रीट के लिए अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान 3.5 न्यूटन पर mm² होता है। ठीक है, अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान अलग अलग ग्रेड के लिए अलग होता है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल कौन सा ग्रेड दिया था, M30। ठीक है, तो देखिए तो M30 जो यहाँ पर है ग्रेड में, इस टेबल में जो M30 है, तो M30 का वैल्यू कितना दिया है 3.5। ठीक है, 3.5 न्यूटन पर mm², जो कि हमारा ऑप्शन में सही था। ठीक है, और भी कुछ ग्रेड थे उसके बारे में देख लिया जाए, इस टेबल को भी याद कर लीजिएगा, अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान है। ठीक है, और इस टेबल जितना भी टेबल होगा उस टेबल को मैं आपको 51 सेट कराऊंगा। 51 सेट में आपको जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है, जो टेबल जितना भी टेबल है, जितना भी फॉर्मूला है, सब आपको कवर करा दूंगा और क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जब हमारा M15 ग्रेड का कंक्रीट होगा तो वैल्यू कितना होगा, अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान 2.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, M20 रहेगा ग्रेड तो 2.8, M25 रहेगा तो 3.1, M30 जो कि ऑप्शन में था और क्वेश्चन में भी M30 का पूछा था, तो कौन सा सही था 3.5 न्यूटन पर mm²। M35 का रहेगा तो 3.7 और M40 और इससे ऊपर रहेगा तो 4 न्यूटन पर mm²। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस टेबल को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट एग्रीगेट। ठीक है, और इसमें बताइए कौन सा सही होगा। ग्रेनाइट रॉक एग्रीगेट की विशिष्ट गुरुत्व की परास क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट पूछा है, क्या होगा। A 2.0 से 2.5 ग्राम पर cc, B 1.0 से 1.6 ग्राम पर cc, या C 1.6 से 2.0 ग्राम पर cc, या D 2.6 से 2.9 ग्राम पर cc। बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक एग्रीगेट। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 2.6 से 2.9 ग्राम पर cc ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसका, ग्रेनाइट का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ग्रेनाइट पत्थर यानी ग्रेनाइट रॉक एग्रीगेट का विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए अगर बेसाल्ट और ट्रेप की बात करता तो वहाँ पर कितना होता, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.0। बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन की बात करता है तो 2.65 से 2.95। ठीक है, और वही बात करता है चूना पत्थर लाइमस्टोन का तो 2 से लेकर 2.75, और लेटराइट की बात करता तो कितना होता 2.2। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है यही चारों है, इसी में से अक्सर आता है, तो इस चारों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका विशिष्ट गुरुत्व का फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व जो है G =
W3/1000 माइनस W2, ठीक है। W2 आपका बड़े सिलेंडर में डाले गए पानी की मात्रा ग्राम में, और W3 भट्टी में सुखाने पर प्रति 10 का भार, ठीक है, ये भी ग्राम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, IS 456/2000 के अनुसार समुद्री जल में या समुद्री तट से सीधे संपर्क में रहने वाले कंक्रीट के लिए न्यूनतम ग्रेड है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कराया था इसके पहले भी, और टेबल भी लिखवाया था फिलहाल। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। IS 456/2000 के अनुसार समुद्री जल या समुद्री तट यानी कि सी कोस्ट से सीधे संपर्क में रहने वाली कंक्रीट, जो सी कोस्ट है उसके संपर्क में जो कंक्रीट रहती है उसका कौन सा ग्रेड का कंक्रीट होना चाहिए, M30, M20, M40 या M15, कौन सा आपका इसमें सही होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 20। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए IS 456/2000 के अनुसार सीधे सादे यानी कि प्लेन कंक्रीट के मामले में समुद्र तट के साथ खुला एक्सपोज्ड होता है तो उसकी समुद्र के पानी में कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड M20 होता है। M20 किसके लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, प्लेन कंक्रीट के लिए, ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, प्लेन कंक्रीट के लिए M20। यहीं पे अगर बात करता है आपका, जहाँ पर देखिए जहाँ भी पॉइंट होता है जहाँ से आपको कन्फ्यूजन होता होगा, वो हमको पता है कहाँ से लड़कों को कन्फ्यूजन होता है, वहाँ मैं तुरंत आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ प्लेन कंक्रीट का था तो वहाँ पर M20 हो जाएगा सी कोस्ट के लिए। और देखिए अभी RCC की बात करता है रेनफोर्स कंक्रीट का, तो M30 हो जाता है सी कोस्ट के लिए, ठीक है। क्लियर होगा, तो कन्फ्यूजन तो नहीं होगा यहाँ पे। प्लेन कंक्रीट होगा तो M20 और RCC होगा तो M30, ठीक है, सी कोस्ट के लिए इस ग्रेड का कंक्रीट का उपयोग करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो अभी 13 सेट चल रहा है, 51 सेट जब करा देंगे आपको, और जब आप अच्छे से 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ कुछ हम पढ़े हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा। अरेंज द फॉलोइंग स्लज ट्रीटमेंट यूनिट ऑपरेशन एंड प्रोसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्लोरीनीकरण प्रक्रिया में स्लज उपचार इकाई एवं इसकी प्रक्रिया का सही व्यवस्थित क्रम होगा, ठीक है। इसमें आपका जो उपचार का प्रोसेस है उसका क्रम बताना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है किसका, स्लज ट्रीटमेंट यूनिट ऑपरेशन, ठीक है, स्लज उपचार का। तो सेट कीजिए आप क्रम इसका। कौन सा होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है, सी आपका सही होगा, ठीक है। इस हिसाब से सेट कर लीजिए। पहले आपका 3 होगा यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 4 में आपका कौन है, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, 1 कंडीशनिंग, फिर क्या होगा 2 डिवाटरिंग, फिर क्या होगा 6 ड्राइंग, फिर क्या होगा आपका 5 यानी कि इनक्रिएशन। ये आपका क्रम है, ठीक है। क्लोरीनीकरण प्रक्रिया में स्लज उपचार इकाई और इसकी प्रक्रिया का सही व्यवस्थित क्रम होगा, ठीक है। तो क्रम ये याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें उसका डिटेल भी दिया है। देखिए स्लज या अपांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लज उपचार इकाई का संचालन और प्रक्रियाओं का क्रोनोलॉजिकल क्रम, ठीक है। सांद्रण, पाचन, ये हिंदी में है,
और ये आपका इंग्लिश में है, कंसंट्रेशन, डाइजेशन, फिर कंडीशनिंग, डिवाटरिंग, ड्राइंग, फिर इनक्रिएशन, ठीक है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जैसे कि आपका ये क्या क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होता है, डिवाटरिंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, इंसनरेशन क्या होता है, तो उसके बारे में भी है कुछ आप लिख के लिए, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। देखिए पहले है आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि अनुकूलन, कंडीशनिंग। तो इसमें क्या होता है, तो स्लज अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्लज के ठोस पदार्थों का उपचार रसायन द्वारा किया जाता है, ठीक है। कंडीशनिंग में क्या करते हैं, रसायन के द्वारा स्लज उपचार किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डिवाटरिंग। तो इसमें क्या होता है, यह तरल पदार्थ को स्लज के घोल से निकालता है, ठीक है। जो तरल पदार्थ है उसको स्लज के घोल से निकालता है, डिवाटरिंग। अगला क्या पॉइंट है, कंसेंट्रेशन। तो ये क्या कहलाता है, तो मिश्रित द्रव निलंबित ठोस यानी कि कोलाइडल जो कण है, सांद्रण वातन टैंक में ठोस की कुल सांद्रण का एक उपाय है, ठीक है, कंसेंट्रेशन। आगे क्या है, डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में देख लीजिए, स्लज पाचन एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ को स्थिर पदार्थों में विघटित किया जाता है। जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसको वो डिकम्पोज हो जाते हैं स्थिर स्थिर पदार्थों में, ठीक है। विघटित मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट फूट कर बिखर जाना होता है, ठीक है। आगे क्या पॉइंट है आपका, भस्मीकरण यानी कि इंसरेशन। तो ये क्या होता है, यह सीवेज स्लज उपचार प्रक्रिया है, इसमें सीवेज स्लज को उच्च ताप पर जलाया जाता है, ठीक है। आगे सुखाना, तो जल में उपस्थित पानी को वाष्पित किया जाता है, ये आपका ड्राइंग कहलाता है। तो आपका जो पांचों पॉइंट था वो क्लियर हो गया, यही आपका प्रोसेस है स्लज ट्रीटमेंट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को बैक करके फिर से आप क्वेश्चन देख कर और फिर से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में बताइए आपका क्या सही होगा। यदि IS 456/2000 के अनुसार भारी प्रबलित खंड में प्रयोग किए जाने वाले पंप कंक्रीट का ढलान क्या हो गया यदि स्वीकार्यता की डिग्री मध्यम हो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी का जो चार्ट था वो अगर याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, हाई, मीडियम, लो और वेरी हाई वाला जो था वर्कबिलिटी का। एक इसके पहले भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था, तो बताइए इसमें कौन सा होगा आपका, मीडियम के लिए पूछ रहा। इसमें तो चारों का अलग था, हाई, मीडियम, लो और वेरी हाई का। तो इसमें किसका पूछ रहा आपका, मीडियम का पूछ रहा, डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी मीडियम का पूछ रहा। तो स्लम्प मान कितना होगा, 10-25 mm A या B 100 से 150 mm, C 25 से 50 mm या D 50 से 100 mm। कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 50 से 100 mm, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए IS 456/2000 के अनुसार अति प्रबलित खंड के लिए मध्यम में अवपातमान स्लम्प वैल्यू जो होता है 50 से 100 mm होता है, ठीक है। अब देखिए IS 456/2000 क्लास 7.1 के अनुसार जो स्लम्प वैल्यू है वो दिया गया है आपका, देखिए निर्माण कार्य के प्रकार है और ये आपका स्लम्प वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए एक बार। जब आपका सड़क पेवमेंट वर्क होगा, रोड पेवमेंट वर्क होगा, ठीक है, और जब आपका स्थूल कंक्रीट कार्य होगा तो इसका दिया है 25 से 50 तक, ठीक है। आगे दिया है पुल डेक का 25 से 75 तक, फिर दिया है अल्प प्रबलित कंक्रीट के धरण के लिए 25 से 75, ठीक है। उसी में आपका स्लैब, स्तंभ, नींव, नहरों की लाइनिंग सब 25 से 75 में ही आएंगे। और अति प्रबलित कंक्रीट के धरण होगा या स्तंभ होगा या प्रतिधारक दीवार होगा तो 50 से 100, जो कि आपका ऑप्शन में था। आगे है पानी के भीतर कंक्रीट, पंपन कंक्रीट होगा तो 100 से 150, ठीक है। तो इस टेबल को भी याद कर जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिलहाल इसमें कौन सा सही होगा आपका,
देखिए इसमें आपको पूछा है भारी प्रबलित खंड में प्रयोग की जाने वाली, ठीक है, यूज्ड इन हैवी रेनफॉल सेक्शन, ठीक है, यूज्ड इन हैवी रेनफॉल सेक्शन। तो हैवी रेनफॉल सेक्शन में कौन सा था आपका? हैवी रेनफॉल सेक्शन में यही था आपका ऑप्शन जो 4 में दिया गया, अल्प प्रबलित कंक्रीट के धरन, स्लैब, स्तंभ, नींव, नहर की लाइनिंग, ये आपके आ जाएंगे। सॉरी वो नहीं आएगा, ये आ जाएगा जो 5 नंबर पे है, अति प्रबलित कंक्रीट के धरन, स्तंभ, प्रतिधारक दीवार 50 से 100, ठीक है, ये आपका हैवी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और पानी के भीतर बात करता है या पंपन कंक्रीट का तो 50 से 150 हो जाता है। तो इस टेबल को भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिविल इंजीनियरिंग में इतना सारा टेबल है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है, और उसी टेबल को घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाते हैं। चैन वाला तो जो आप सर्वे देखे होंगे तो उसमें हम चैन वाला क्लियर कर दिए हैं। जो जो आपका 2016 वाले पेपर के अनुसार जो आएगा उसको तो मैं अक्सर क्लियर कर दूंगा। फिर से आपका एक इससे पहले जो शायद 10th प्रैक्टिस सेट था जिसमें मैंने बॉन्ड वाला जो फिगर था, रैंकिंग बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ये भी था। और इस और 2-4 फिगर मैं करा दूंगा ताकि आपको फिगर भी क्लियर हो जाए, ठीक है। फिलहाल इसमें देखिए इसमें कौन सा आपका सही होगा। इसमें क्या बोला है, D10, D30, D60 रिप्रेजेंट पार्टिकल से, पार्टिकल का साइज है D10, D30, D60, ठीक है, मिलीमीटर में। देन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC फॉर ए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन।